इसलिए याद कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है जस्टिस रोहिणी समिति या जस्टिस रोहिणी कमीशन। जस्टिस रोहिणी कमीशन आपको इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि भारत में जो 27% अदर बैकवर्ड क्लास को सोशली और इकोनॉमिकली जो रिजर्वेशन दिया हुआ है, ओबीसी जिसे आप कहते हैं, इकोनॉमिकली नहीं है, आप बताइए कौन सा है। हाँ भाई, आपसे पूछा गया है ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दिया गया है वो किन ग्राउंड्स पर दिया गया है? रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कौन सी क्लास है? इकोनॉमिकल, सोशल, कौन सा आधार है जिसके आधार पर ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है? ठीक है, आप तब तक इस कमेंट का आंसर करिए, मैं आपको आगे की बात बताता हूं। चलिए बताइए। तो सवाल यह बनता है कि सर जो समिति है ना, ये जस्टिस रोहिणी समिति, क्या बताने वाले हो इसके बारे में? मैं ये बताने वाला हूं कि इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए फिर से थोड़ा और टाइम बढ़ाकर दे दिया गया है। कब तक का दे दिया गया है? जनवरी 2023 तक का टाइम दे दिया गया है जस्टिस रोहिणी समिति को। क्या सर ये कौन सी समिति है, क्या करने वाली है, और ओबीसी का आपने क्यों पूछा? साथियों मैं वो बताऊं उससे पहले इतना जान लो कि जस्टिस रोहिणी समिति को ये जो समय बढ़ाकर दिया गया है, ये 13वीं बार बढ़ाया गया है। मतलब एक होता है समिति, क्या होती है एक समिति का मतलब क्या होता है, पहले मैं वो भी बता दूं। कुछ यूं समझो, जैसे मान लो मुझे घर में कोई काम करवाना है। काम करवाने से मतलब जिस रूम में मैं आपकी अभी ये क्लास ले रहा हूं, मुझे लगता है कि इस रूम के अंदर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, आवाज थोड़ी तेज आती है। मैंने 2-3 लोग बुलाए और उनसे कहा कि ये तरीका बताओ कि इस रूम के अंदर जो मैं चाहता हूं वो सारी सुविधाएं भी बन जाएं और कमरे का रूप भी बचा रहे। और मैंने उन लोगों को समय देकर कहा कि आप सारी जानकारी इकट्ठा करके मेरे पास पहुंचिए। तो ये लोग जब मेरे पास जानकारी लेके आएंगे, समझिए कि ये लोग मेरी समिति हैं और समिति बनकर के इन्होंने मुझे प्रपोजल्स दिए हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं, सर यूं कर सकते हैं। अब मेरे ऊपर है कि मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, है ना। तो जस्टिस रोहिणी समिति, हाँ भाई, एजुकेशनली और सोशल और इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल। चलिए तो एक काम करते हैं, एक ऑप्शन और देता हूं मैं इसके अंदर। आप एक काम करिए, सोशो इकोनॉमिक के अलावा एजुकेशनल शब्द पर भी चर्चा करिएगा। तो कमेंट बॉक्स में इस सवाल को मैं छोड़ के जा रहा हूं, है ना। फिर कल के दिन इस सवाल का आंसर आपको दूंगा कि जो ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया 27%, वो किन ग्राउंड्स पर दिया गया। ठीक है, चलो आप सोचकर मुझे बताइएगा। तो पॉइंट क्या है, मैं आपसे अभी क्या कहना चाह रहा हूं, पहले फिर से आता हूं मुद्दे के ऊपर। कि जो समितियां होती हैं इनका काम होता है सजेशन देना। सजेशन कोई माने ना माने ये केंद्र के ऊपर होता है। केंद्र ने इस समिति को 13वीं बार समय दिया है कि एक काम करो, तुम थोड़ा और इसके बारे में विचार करो। आप पूछेंगे तो ये है कौन? जस्टिस रोहिणी, ये दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। काम क्या है इनके पास? काम ये दिया गया है कि जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला हुआ है, क्या उस आरक्षण का लाभ वाकई में ओबीसी जाति में, ओबीसी के अंदर आने वाले, अदर बैकवर्ड क्लास में आने वाली सभी जातियों को मिल पा रहा है? यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ओबीसी में दिया गया आरक्षण सभी जातियों को जो ओबीसी में शामिल हैं उनको एक समान मिल पा रहा है? अब आप लोग में से भी बहुत से लोग इस बात को लेकर सहमत होंगे। किस बात को लेकर के? कि ना तो एससी का लाभ पूरी तरह से एससी की सभी जातियों को मिल पा रहा है, शेड्यूल कास्ट का भी लाभ उस कास्ट के अंदर मुश्किल से 2-4 जातियां हैं जो सबसे ज्यादा ले रही हैं, बाकी जातियों को तो इसकी अवेयरनेस तक नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही सोशल ट्राइब्स के साथ भी है, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ भी है, उनके अंदर भी कुछ ही जातियां उसका लाभ ले रही हैं, बाकी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। ओबीसी में भी यही हाल है। ऐसी स्थिति में जो आर्टिकल 340 के तहत बनाया हुआ नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास है, एनसीबीसी, उसने अपने द्वारा यह सजेस्ट किया कि एक काम करिए, एक ऐसी समिति बनाइए, वर्ष 2017 की बात है ये, एक ऐसी समिति बनाइए जो बैकवर्ड क्लास के भीतर जाकर, अदर बैकवर्ड क्लास के भीतर जाकर उनकी सामाजिक ताने बाने का अध्ययन करेगी, जांचेगी कि क्या वाकई में इन्हें आवश्यकता है रिजर्वेशन की। और उस समिति को काम दिया गया ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन करने का। सब कैटेगराइजेशन का मतलब है
कुछ जातियों को 2%, किसी को 5%, किसी को 7%, किसी को 10%, यानी एक प्रकार से रिजर्वेशन को जातियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कि भाई ये अत्यधिक पिछड़ी हुई जातियां हैं ओबीसी के भीतर, इन्हें 10% आरक्षण मिलना चाहिए। ये ओबीसी के अंदर ताकतवर जातियां हैं, इन्हें रिजर्वेशन केवल 2% ही मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए आप हर राज्य की स्थिति में, विशेष रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहां पर मेजर कम्युनिटी में जाट और यादव ओबीसी में शामिल किए जाते हैं, लेकिन ये लैंडलॉर्ड्स हैं, इनके पास बहुत जमीनें हैं, पैसे वाले लोग ही जाट हैं, है ना। मतलब आप सोचकर देखें, जितनी भी जमीनें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, जाट और यादव काफी सारी जमीनों के मालिक रहे हैं और आज भी हैं। हालांकि इनके लिए रिजर्वेशन की डिमांड क्यों की गई, ये इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि सोशल विषयों के ऊपर आधारित है, लेकिन इनके डेवलपमेंट के कारण समाज के भीतर से ही यह मांग उठती है कि ओबीसी के अंदर आने वाली जो और जातियां हैं, क्यों ना उन्हें ओबीसी के अंदर ही इस आरक्षण का लाभ दिया जाए। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी अवेयर हो चुके हैं, जिन्हें यह जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि हां रिजर्वेशन के फायदे कुछ होते हैं, उन्हें उसका लाभ ना देकर उन जातियों को लाभ दिया जाए जिनके पास इस जानकारी का अभाव है या जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसी को सब कैटेगराइजेशन कहा गया है और इसी सब कैटेगराइजेशन का अध्ययन करने के लिए 2017 में बनी हुई जस्टिस रोहिणी समिति जो है, इसको 13वीं बार सस्पेंड करके या फिर समय और दिया गया है कि आप अपनी साल जनवरी 2021 ये जो आ रही है 23 जो है, तब तक अपनी जानकारी हमें सौंप देना। इनका एक्सटेंशन 13वीं बार कर दिया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को अब ये बात समझ में आ गई होगी। 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है 2021-23 के अंदर, है ना। तो मैं 21 और 31 बोल दे रहा हूं बार बार। तो 31/2023 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, 13वीं बार यह कार्य किया गया है, ठीक है ना। तो जस्टिस रोहिणी समिति जो है, जिसको आर्टिकल 340 के तहत बनाया गया, इसको यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो सब कैटेगराइजेशन पर कार्य करे ओबीसी के अंदर, यानी ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसका सब कैटेगराइजेशन फर्दर कैसे हो, इसके बारे में यह कार्य करे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी कि इसको किस आधार पर बनाया गया है, ठीक है। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं वर्ष 2013-17 का ट्वीट है, हिस्टोरिकल डिसीजन बाय द प्रधानमंत्री, जिन्होंने सब कैटेगराइजेशन ओबीसी के अंदर कराने का निर्णय लिया है। रिजर्वेशन के प्रोविजंस की बात करें तो कालेलकर कमीशन जो था 1953 के अंदर, उन्होंने सबसे पहले बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई किया था एससी और एसटी के अलावा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1980 के अंदर ओबीसी पॉपुलेशन जो है उसे 52% के आसपास माना गया और उसमें 1257 कम्युनिटीज जो है उनको शामिल किया गया। एससी एसटीज और ओबीसी को मिलाकर के 49.5% रिजर्वेशन रखा गया। आज यह आरक्षण जो दिया जाता है वो आर्टिकल 15 के भाग 4, 16 के भाग 4 और 340 भाग 1 के तहत दिया जाता है। यहां पर आपको यह तथ्यात्मक जानकारी ऑलरेडी लिखित में दी जा रही है। 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लास का गठन किया गया, ठीक है ना। तो एक प्रकार से यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी है। आप इसके ऊपर एक प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं कि क्या सब कैटेगराइजेशन जो है वो एक मतलब समाधान है क्या ओबीसी के अंदर सभी को रिजर्वेशन उपलब्ध कराने का, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, किसको कितना दिया जाना चाहिए ये भी चर्चा कर सकते हैं। एसपी ठाकुर जी, ऐसा क्या करें कि डॉलर रुपए से नीचे आ जाए, ऐसा कि डॉलर रुपए से नीचे आ जाए, ऐसा क्या करें? एक काम करिए ठाकुर जी, एसपी ठाकुर जी, अभी जाकर के एक वीडियो डाला हुआ है मैंने कि क्यों डॉलर एक रुपए के बराबर नहीं है। हाँ भाई, एक बार उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में इनके लिए शेयर करो ताकि ठाकुर जी जो है उस वीडियो को देख लें। कमेंट बॉक्स में डालते रहो, पिन कर दो, पिन नहीं मतलब ऐसे शेयर कर दो ताकि आप इसको एक बार के लिए देख करके अंदाजा लगा लें, है ना, कि हमारा डॉलर के सामने इतना बुरा हाल क्यों है। बहुत देर से आप एक ही चीज को लिखे जा रहे हो बार बार। हाँ जी, शुभांशु, 2, 6, 9, 10 प्रशिक्षण के आरक्षण दे दिया जाए, ठीक है, 4 वर्गों में बांट करके। इन्हीं चीजों पर चर्चा चल रही है, 2, 6, 9 और 10% के ऊपर ही चर्चा चल रही है कि इस प्रकार से कैटेगराइज करके 2%, 6%, 9%, 10%, लेकिन
इस पर आम सहमति बन नहीं रही है, क्योंकि जिस भी कम्युनिटी को यह लगता है कि उसे 2% मिलेगा, वो पावर में भी तो होती है ना, क्योंकि उसके ऊपर वोट भी तो उसके पास डिपेंड करते हैं ना, वो ताकतवर भी तो होती है ना। इस कारण से इतना आसान नहीं है ये काम करना, ठीक है। हाँ जी सर, गवर्नमेंट को जनरल में कर देना चाहिए, यादव को जनरल में कर देना चाहिए। अच्छा, आप लोगों का जो है ना, मतलब सर जाट केंद्र में उसमें आते हैं। हाँ, तो ये जितनी भी चीजें आप लोग बता रहे हैं, निश्चित ही ये चीजें जो है काफी मायने रखती हैं। चलिए आगे बढ़े। एक बंदा है जो कि क्लास के अंदर ओयो रूम्स का मतलब प्रचार कर रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर आप स्मार्ट दिखने लग गए हैं। हाँ, जब हम कटिंग करा के आ जाते हैं तब ऐसा लगता है, हमको खुद को भी लगता है कि हम इंसान टाइप के दिख रहे हैं। चलिए, यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है, जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।